नमस्कार मित्रों, मैं हूं आप सबका चौकीदार। आप सब सुन रहे हो चौकीदार नामा। चौकीदार नामा भ्रमण ध्वनि पर लाया गया एक प्रतीकात्मक सामाजिक मंच है, जहां पर समाज की उन हस्तियों से विचार साझा किया जाता है जिनकी सांसों में और आंखों में चौकीदार को दिखता है सामाजिक तरक्की का नया नजरिया। तो आइए ऐसी ही एक हस्ती से आप सबको रूबरू करवाता हूं, चौकीदार ने जिनकी आंखों में सपने देखे हैं। आपका संक्षिप्त जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से है। आप हैं श्रीमान राजकुमार पाल। आपका जन्म मुंबई के अंधेरी इलाके की मालवा डोंगरी पंप हाउस में हुआ। 10/7/1980 को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारी यानी एमटीएनएल के कर्मचारी श्रीमान राम लखन पाल एवं हीरावती देवी के दाम्पत्य उपवन में राजकुमार जी, रमेश और संगीता नामक फूल खिले। पिताजी ने बड़े लाड प्यार से राजकुमार जी का शिक्षा और दीक्षा अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में कराया। मिशन स्कूल से राजकुमार 10वीं पास किए और आगे की पढ़ाई के लिए चेतना कॉलेज बांद्रा गए। वहां से ग्रेजुएट करके निकले और 2002 का यह वक्त था, सीए की तैयारी में लग गए। सीए इंटर करने के बाद राजकुमार 2005 में अतुल अग्निहोत्री की कंपनी रील लाइफ पिक्चर कंपनी में अकाउंटेंट बन गए। इसी साल गांव जाकर आप विवाह बंधन में बंध गए। आपकी धर्मपत्नी प्रीति जी ने 2 बेटियों को आपके उपवन में खिलाया। श्रेया और सीमा के आप पिता हैं। आप मूल रूप से सिराजे हिंद जनपद जौनपुर के गांव गद्दोपुर पोस्ट बेलवा मड़ियाहू के निवासी हैं। आप अपने बच्चों के जिम्मेदार पिता हैं, लेकिन गांव देहात और समाज आपकी सांसों और आंखों में बसता और दिखता है। तो आइए रूबरू होते हैं श्रीमान राजकुमार पाल जी से। राजकुमार पाल जी, चौकीदार नामा पर आपका स्वागत है। नमस्कार सर, थैंक यू। आपसे चौकीदार का इस रूबरू कार्यक्रम में पहला सवाल यह है कि गडरिया समाज के हर बेटे के जीवन में संघर्ष है, या यूं कहें कि संघर्षशील परिवार में जन्म लेने के नाते विरासत में उन्हें संघर्ष ही मिलता है। तो आपका संघर्ष बाकियों से अलग क्या है जिसे सुनकर लोगों को प्रेरणा मिल सके? सर, मेरा संघर्ष अलग इसलिए, पहले मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे मेरे माँ बाप का जो आशीर्वाद मिला है वो तो मैं उससे धन्य हो गया हूँ। और एक नॉर्मल जीवन जी रहा था सर मैं भी। अच्छा। लेकिन हाँ जी, लेकिन सर जो पता नहीं, मुझे ऐसा गांव जो खींचा जा रहा था कि गांव की तरफ मेरा जन्म मुंबई में हुआ है, बट मुझे खिंचाव जो है गांव की तरफ था। अच्छा, आपका ये एजुकेशन जब कंप्लीट हुआ या बचपन से ही आपका रुझान गांव की तरफ था? बचपन से तो नहीं सर, जब से मैं मतलब 10वीं 12वीं के बाद आपका रुझान गांव की माटी से ज्यादा मेल खाता रहा? ज्यादा हो गया। हाँ जी, हाँ जी। कारण क्या रहा उसका राजकुमार जी? सर इसका यकीन, मुझे मतलब एक खिंचाव था। मतलब मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मैं मुंबई में जन्मा हूँ, मुंबई में एजुकेशन हुआ, लेकिन गांव की तरफ खिंचाव क्यों हो रहा है ये मुझे समझ में नहीं आया। और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ा दुख मुझे तब होता था जब वहाँ के लोग जो वहाँ पे जन्मे हैं और जो वहाँ किससे शिक्षा लिया है, वो जब शहर में आते हैं तो सबसे ज्यादा घृणा वही करते हैं कि नहीं, गाँव तो बेकार है, गाँव तो नहीं जाना चाहिए, गंवार लोग हैं। चौकीदार कहते हैं कि शहरों में प्लास्टिक की हंसी है। हाँ, अब तो डिजिटल मीडिया पे भी प्लास्टिक की हंसी आने लगी है। आ गई है सर, आ गई है। और गाँव में जो है वो हंसी में भी माटी की महक है। महक है। तो आपको क्या वो गांव की हंसी ठिठोली, माटी की महक वो खींच कर ले जा रही है, बार बार ले जाने का प्रयास कर रही है, या ये प्लास्टिक की हंसी आपको रोक रही है, या दोनों का समन्वय कर रहे हैं आप? नहीं सर, ये इसमें तो बहुत, ये जो आपने प्लास्टिक की हंसी बताया सर ना जी,
ये तो मतलब काफी लोग इसमें दिखाते हैं कि हंसते हुए, बट बहुत दुखी है सर। अच्छा। और मुझे ये है कि गांव के लिए कुछ करना है। अपने लिए तो दुनिया जीती है सर, अपने बच्चों को पालना, तो एक जानवर भी अपने बच्चों को पालता है। जी लेकिन मुझे कुछ करना है जो कि मुझे वहाँ के लोगों के लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि उनका कंपटीशन डायरेक्ट यहाँ के बच्चों से है। जी। इसीलिए तो मेरा झुकाव ये है कि वहाँ के बच्चों को बराबर उनका ये मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चा बच्चा होता है सर, ये नहीं देखता मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ मैं। तो 40 साल की आपकी उम्र हो गई, हाँ आपको ऐसा कोई सपना आपने देखा अपने गांव के लिए कि जिसे आप बदल देना चाहते हैं या बदलने का प्रयास किया हो? सर, मैंने सपना देखा, मैंने कोशिश भी किया है। जी। और इस कोशिश में ये है कि मैं वहाँ के बच्चों को एजुकेशन देना चाहता हूँ सर। मतलब मेरा ये है कि बच्चों का मूल हक है एजुकेशन। जोर से बोलिए। वहाँ के बच्चों का मूल हक है एजुकेशन। बिल्कुल, वहाँ के यहाँ के सबके हर जगह के सबका बच्चों का हक है सर। हक है शिक्षा। और वो बराबरी का हक है सर, मतलब मिलना चाहिए। जैसे अगर जो शहर के बच्चों को मिल रहा है, वही बच्चों को मिलना चाहिए जो किसी गांव में है, ग्रामीण में है। जी। तो इसीलिए मैंने एक प्रयास शुरू किया था, जिसके तहत मैंने वहाँ पे 21 बच्चों का एडमिशन सेंट जेवियर्स में कराया था। अच्छा, अपने गांव के? हाँ, अब मेरे गांव के प्लस मियाँ का चक है वहाँ पे वर्सिटी के पास, अच्छा। वहाँ के भी कुछ बच्चे थे। अच्छा। तो उनका एडमिशन मैंने सेंट जेवियर्स में कराया था। सेंट जेवियर विद्यालय, इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम स्कूल, मनियाहू में। अच्छा, 21 बच्चों का आपने एडमिशन कराया। वो वक्त, वह साल कौन सा था? 2017। 17? अच्छा, 3 साल पहले। हाँ जी। और मैंने वहाँ पे एडमिशन कराया है सर। बट एजुकेशन जो है, 1 साल का प्रोसेस नहीं है कि हमने 1 साल किसी की हेल्प कर दिया और वो सक्सेस हो जाएंगे। तो आपने कोई मॉडल के अंतर्गत कुछ माइंड में आपके चल रहा था, ऐसा मॉडल कि इन गांव के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया जाए, और वह खर्च भी आपने खुद ने अपने ऊपर वहन किया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और 21 बच्चों का सेंट जेवियर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में एडमिशन करवा दिया? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आगे क्या हुआ, क्या मॉडल था आपका? सर, मेरा मॉडल ये था कि मैं जो 21 बच्चों का जो एडमिशन का मैंने 1 साल का जो खर्चा उठाया था, जी। वो मैं हर साल उठा नहीं सकता हूँ, जी। क्योंकि मेरी भी एक फाइनेंशियल स्टेटस है सर, कि उससे आगे तो मैं भी नहीं कर सकता ना। हाँ, एक सीमा तक। एक सीमा तक, हाँ जी। जी। तो उस बेस पे मैंने उन बच्चों के, एक बच्चों के पीछे 2 बकरियां दिया था। मेरा मॉडल ये था। हाँ, 21 परिवार को एक बच्चे के पीछे 2 बकरियां आपने अपने धन से खरीद के परिवार वालों को दिया? हाँ जी। जी, आगे क्या हुआ? और मेरा मॉडल ये था कि अगर दो बकरियां हैं और साल भर में 2 बार बच्चे देंगे, तो 8 बच्चे पैदा होंगे बकरियों के। जी। अगर 25% मोर्टेलिटी रेट है, जी। फिर भी 6 बच्चे उनके बचते हैं। जी। और वो 6 बच्चे अगर एवरेज 10,000 का भी अगर बिकते हैं, तो 60,000 रुपया होता है। 30,000 अपने बच्चों के पीछे खर्चा करें एजुकेशन में, और 30,000 रुपया जो है इन बकरियों को पालने पोसने में खर्चा करें। जी। तो इससे उनका स्वयं रोजगार आ जाएगा और वो स्वयं अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं। जी। तो ये मॉडल मैंने स्टार्ट किया था। तो कामयाब रहा? नहीं सर। कहाँ असफलता मिली? वहाँ के लोगों को अभी भी जो है शिक्षा प्रायोरिटी में दिखती है। उनको लगता है कि शिक्षा जो है वो बाकी कामों के बाद होना चाहिए। जमीन ले लो, घर बना लो, लेकिन शिक्षा जो है ना, वो प्रायोरिटी में लिस्ट में नहीं आता उनका। वो सेकेंडरी थर्डरी आता है उनका। जी। तो आपको बड़ा रंज और मलाल भी हुआ होगा? नहीं सर। क्यों, नहीं, आपका मिशन कंप्लीट नहीं हुआ? सर, मिशन कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन जब नहीं हुआ तो उसमें ये शायद बोलते हैं ना, एक रुकावट दूसरे बड़े एम्बिशन को जन्म देती है। तो वो रुकावट ने मुझे और आगे प्रेरणा दिया कि नहीं, ये स्कूल खोलना चाहिए। तब मैंने गांव में स्कूल का भी मैंने प्रोग्राम बनाया है। स्कूल मैंने चालू किया हूँ। मतलब आप विचारों से बड़े ताकतवर दिखाई देते हो राजकुमार जी। एक बार आपको असफलता लगी, 21 बच्चों की आपने एडमिशन फीस जमा करके एडमिशन करा दिया, उसको वित्तीय सहायता देने के लिए कि ये बच्चे हर साल पढ़ सकें, आपने 21 परिवार को 2-2 बकरियां दे दिया।
वह मॉडल आपका असफल रहा, फिर भी विचारों की ताकत लेकर के वापस आप मैदान में डटे हैं और दूसरा मॉडल लेकर के। अब बताइए हाँ जी। दूसरा मॉडल क्या है ये? सर जो शहर में स्कूल होते हैं, जैसे यहाँ पे जो डूइंग बाय लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, अच्छा बच्चों को, हाँ, जैसे सिर्फ ब्लैक बोर्ड में सिखाया नहीं जाएगा ABCD, जी। उनको प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करा के सिखाया जाएगा, जो कि मेरा टाई अप है, क्रीडो करके है बेंगलोर से, अच्छा उनसे मेरा टाई अप है। वो उनका सर्कुलम होता है पूरा, अच्छा वो मॉडल मैं गांव में लेके जा रहा हूँ। मेरा भी प्री स्कूल चालू कर रहा हूँ, और यही बच्चे जो है, मेरा टारगेट 50 बच्चों का है। अच्छा। यही 50 बच्चे जो है फर्स्ट में जाएंगे, सेकंड में जाएंगे, और एडमिशन जो होगा वो नीचे से ही होगा, प्री स्कूल से ही होगा। ये कॉन्सेप्ट है सर मेरा। तो इसका वित्तीय मॉडल क्या है? वहाँ गांव में जो गार्जियन, जो परिवार गांव में रह रहे हैं, वो हाँ मध्यम वर्गीय, या कह देंगे कि आप लोअर मध्यम वर्ग है, तो उन लोगों हाँ के हिसाब से ही वहाँ फीस ले रहे हैं, आप लेंगे आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लगभग अगर मैं जानना चाहूँ, अति नहीं हो सवालों का, तो कितनी फीस आप रख रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए? सर इस साल भर का जो फीस होगा 25,000 रुपया होगा। अच्छा, एक बच्चे के ऊपर, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड है? इंक्लूडिंग है, हाँ इंक्लूडिंग है सर। अच्छा, इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन है। तो हम्म। दूर दराज के गांव से बच्चे आएंगे तो जाहिर सी बात है कि एक बच्चे के पीछे 400-500 रुपए तो ट्रांसपोर्टेशन खर्च आ ही जाता है। हाँ ज्यादा ही आता है सर, ज्यादा ही आता है। ज़्यादा ही आता होगा, ज़्यादा ही आता होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये टोटल अंग्रेजी माध्यम से आपका ये स्कूल चलेगा, प्री स्कूल? हाँ जी, हाँ जी। इसमें टीचर किस तरह के होंगे? कहाँ से आप लाएंगे? सर, वहीं के लोकल मैं- टीचर लाएंगे या फिर? नहीं नहीं सर, इसमें जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि डिजिटल, तो इसमें ज्यादा करके डिजिटल एजुकेशन ज्यादा प्रकोप है ये। अच्छा, इसमें बच्चों बच्चों को को जो है ना डिजिटल पहले- तरीके से सिखाया जाएगा, हाँ कंप्यूटर के माध्यम से? हाँ जी, प्रोजेक्टर के थ्रू बच्चे पहले, जैसे अगर छोटे बच्चे हैं, अगर उनको जैक एंड जिल दिखाना है, जी मुझे पोयम पढ़ाना है उनको, जी। तो पहले वो पोयम स्क्रीन पे जो है ना बच्चे देखेंगे, अच्छा, विद एक्शन। तो वो हाँ जी। टीचर वहाँ खड़ा रहेगा कि वो बिल्कुल नहीं रहेगा, हाँ, प्रोजेक्टर ही रहेगा? नहीं टीचर भी रहेंगे, टीचर भी सीखेंगे। अच्छा वो स्क्रीन पे बच्चे के साथ साथ टीचर भी देखेंगे। अच्छा। एक बार बच्चे देखेंगे, 2 बार बच्चे देखेंगे, टीचर देखेंगे 1 बार 2 बार, फिर वही बच्चों को टीचर कराएंगे उसी माध्यम से। जैसे जो उनका एक्शन था, जो उनका सिम्फनी था, वो सब सेम टीचर उनको कराएंगे। तो इस मॉडल के लिए तो टीचर भी ट्रेंड होने चाहिए राजकुमार जी? सर वो ट्रेंड हो जाएंगे, जैसे अगर जब टीचर हैं वो, और जब वो स्क्रीन पे देखेंगे, जी जी। तो वो उनका ट्रेनिंग पहले से हो जाएगा ना। जैसे अगर मुझे कल, अगर एग्जांपल है कि कल के दिन अगर मुझे जैक एंड जिल पढ़ाना है उनको, जी तो टीचर आज 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले 1 घंटा अपना ट्रेनिंग ले लेंगे कि उनको क्या है, कैसे बताना है। राजकुमार जी, अमूमन मैं देखता हूँ कि गांव की नर्सरी में हाँ टीचरों की सैलरी बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ भी खाली फैल फूसी होती है, मतलब दिखावा होता है, और अंदर से शिक्षा का स्तर बड़ा नहीं होता है, दिखता है खाली बाहर से। तो सर, वो आपका देखिए- विद्यालय बाकियों से अलग कैसे होगा? अलग इसलिए होगा कि सर मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो डिजिटल है, बच्चे वो देखेंगे। अगर आपने देखा होगा कि आज के बच्चे जो मोबाइल में देखते हैं, हाँ, वो जल्दी याद होता है। गाना अगर है, पिक्चर है, उनको स्टोरी याद हो जाती है। क्यों? वो पिक्चर देखे हुए, उनका 3 सेंस एक साथ काम कर रहा है। बढ़िया है। डिजिटल- मेरा सवाल ये था कि क्या टीचरों की भी स्थिति संस्थान के मुताबिक ही होगी? उनकी आर्थिक स्थिति, टीचर उनकी बाहर से आएंगे, पगार? केरला से टीचर आएंगे, केरला से टीचर आएंगे। अच्छा, तो उनकी पगार भी हाँ। ज्यादा होगी? हाँ, पगार ज्यादा होगी। तो नो प्रॉफिट नो लॉस पर आप ये चलाएंगे अपना संस्थान? हाँ सर, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। जी। ये संस्थान आगे बढ़ाने के लिए कहीं से और कोई वित्तीय मॉडल है, या फिर टोटल इन गार्जियन और परिवारों पर ही है जिनके बच्चे वहाँ पढ़ेंगे? नहीं सर, पहले ऐसा है कि मैं शुरुआत करूंगा। क्या होता है ना कि शुरुआत बहुत जरूरी होती है। जी तो मैंने शुरुआत कर दिया है। जैसे मेरा शुरुआत हो जाएगा, फिर लोग जब देखेंगे तब मैं उनके पास वित्तीय हेल्प के लिए जाऊंगा। जी। इसके लिए क्या आपने कोई ट्रस्ट वगैरह बना लिया है? हाँ जी, क्या नाम है आपके ट्रस्ट का? HRP एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन। और इसके अलावा विद्यालय का क्या नाम रखा है आपने? HRP इंटरनेशनल प्री स्कूल। पहली साल कितने बच्चों की साला बनेगी ये? पहले साल हमारा 50 छोटा टारगेट है सर। अच्छा,
प्रचार प्रसार में लग गए हैं आप? ये 2020 में आपका ये विद्यालय प्रारंभ हो जाएगा? हाँ हाँ, मैं सब मेरा वहाँ पे सेटिंग हो गया, बस यही कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन है उसकी वजह से मतलब प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। तो ये आपका विद्यालय जो है ये भौगोलिक रूप से ये गद्दोपुर में बन रहा है या बेलवा में बन रहा है या कहीं सड़क पर? गद्दोपुर में। अच्छा, तो शानदार शिक्षा का मॉडल आप लेकर के आए हैं। इसके पहले भी आप जो मॉडल लेकर के आए थे वह भी काबिले तारीफ है, जितनी आपकी सराहना की जाए उतना कम है। गडरिया समाज की स्थिति पर अगर फोकस करें, भाष्य करें, तो आप इस समाज के युवाओं को बदलने का कोई सपना देख रहे हैं? सर मेरी पूरी कोशिश है जी कि युवा जुड़े, जी आए। जी सर लोग जो काबिल हैं, जी अगर मेरा एक ही सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर जो आदमी आज भगवान की दया से उनका सोर्स ऑफ इनकम है, चाहे वो नौकरी हो चाहे बिजनेस हो, ठीक है, जी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों का पेट काटो या अपने बच्चों का शौक कम करो। जी मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो हर एक इंसान का अपना जो पर्सनल खर्चा होता है, जी पर्सनल खर्चा, जी उसको 50% कर दें। जी पर्सनल खर्चा, जैसे अगर मैं एज ए इंडिविजुअल हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों के पढ़ाई में या अपने बच्चों के लाइफस्टाइल में कॉम्प्रोमाइज करूँ, लेकिन जो मेरा पर्सनल खर्चा है अगर मैं उसको 50% कॉम्प्रोमाइज करूँ तो मैं एटलीस्ट एक बच्चों को एजुकेशन दे सकता हूँ सर। जी इतना पैसा तो साल भर में बचा लेंगे जो शहर में हैं, जो अच्छे इनकम कमा रहे हैं, जी कि अपना 50% जो अनवांटेड एक्सपेंसेस है अगर कम कर दें तो एटलीस्ट एक बच्चे को तो एजुकेशन दे सकते हैं। तो मेरे को यही सबसे मेरी विनती है सर कि किसी को पैसा हेल्प मत करो, जी उस बच्चे का फीस भर दो साल भर का। वाह, शानदार। उस बच्चे का फीस भर दो अपने पर्सनल एक्सपेंस से। जैसे किसी के कोई भी, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ कोई अगर ड्रिंक्स लेता है या कोई सिगरेट पीता है, सर ऐसे भी लोग हैं कि जो पान खाते हैं, मुझे लगता है कि 8-10 पान खा जाते हैं दिन भर में। जी जी और 10 रुपए का भी अगर आप एवरेज करो 100 रुपए का पान खा जाते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ 10 की जगह पे 5 खाओ, जी 5 का जगह आप बचा तो 50 रुपया बचता है सर। 50 रुपया अगर 30 दिन का करते हैं तो 1,500 रुपया हो जाता है। ताकि बच्चे फीस आराम से भर सकते हैं। शानदार। तो समाज के उत्थान के लिए और कोई सपना आपकी आंखों में पल रहा हो मेरे श्रोताओं को, गडरिया समाज को बताने के लिए? सर एक सपना और देखा है मैंने और उसपे मेरी ये चालू है, इम्प्लीमेंट कर दिया मैंने इसको जी, लेकिन उसमें एक समय जाएगा 5-6 महीने का। जी हाँ जी, आशा करता हूँ वो भी आपका शानदार सपना हो और वह पूरा भी हो। और जैसे कि सर आपके गांव देहात जो आपकी आंखों में पल रहा है, गांव देहात के लोगों का उत्थान जो आपका सपना आप देख रहे हैं वो पूरा हो। इसी के साथ मैं समाज की कुछ समस्याओं पर आपसे बातचीत करना चाहता हूं। कौन कौन सी समाज की और समस्याएं हैं जो पॉइंट आउट आपने किया हो और उन्हें आपके कंधों पर कभी जिम्मेदारी मिले तो उन्हें दूर करने का प्रयास आप करेंगे? सर मेरा ये पर्सनल व्यू है कि मैं ये जो पाल समाज की जो मीटिंग होती है जी, उसमें 2-3 मीटिंग में मैं गया हूँ जी, और 4 घंटा 5 घंटा वहाँ पे रहने के बाद, ठीक है जी, मैंने एक चीज नोटिस किया है कि वहाँ पे जब समाज के लोग जब जुड़ते हैं, कोई सूरत से आता है, कोई नागपुर से आता है, दूर दराज के लोग आते हैं, जमा होते हैं। जी, जी, लेकिन सर वहाँ पे कोई क्या करना चाहिए इस पे कोई डिस्कशन नहीं होता। वहाँ पे सिर्फ एक दूसरे का सत्कार करने में लोग जो है ना, ये माला उनको दिया जाएगा, जो कि उनको ऑलरेडी पहचान है उनकी, मतलब उनको अपना पहचान बताने की जरूरत नहीं है। जी, जी, समाज में उनके पहले से लोग जानते हैं इनको, लेकिन फिर भी ये माला उनको देंगे, वो माला उनको देंगे। ये करने में सर वो जो पैसा और समय, पैसा और समय दोनों वेस्ट होता है सर। मुझे काफी मतलब दिल को छूता है कि जो पैसा और समय वेस्ट हो रहा है वो हम किसी के हेल्प में लगाएं वो। और अगर आपको मौका मिले तो आप कैसे दूर करेंगे इस समस्या को? सर मैं अगर जब लोगों को जमा करूंगा तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हम उनका सत्कार करें, ये करें जी, उनको ये अपना आके वहाँ पे विचार व्यक्त करें कि कैसे होना चाहिए और क्या प्लान बनना चाहिए जी। और जो 3 लाख 4 लाख रुपया मुझे लगता है मिनिमम खर्चा होता होगा एक सम्मेलन में जी, वो तो हेल्प करना चाहिए ताकि कैसे हम उसको आगे बढ़ाया जाए। जी, मतलब वही रटे रटाए शब्द
वही चेहरे, वही गुलदस्ता, ये हाँ। आप नहीं करेंगे अगर आपको मौका नहीं। मिलेगा तो। नहीं 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 सर। आप नए लोगों को मौका देंगे और नए विचारों के साथ मौका देंगे, ये आपका सपना दिख हाँ रहा जी। है। हाँ जी, हाँ जी सर। चौकीदार अगर आपको समझ पा रहे हो तो हाँ जी सर, बिल्कुल सही। ठीक है। यह भी समाज के सामने आप जैसे नौजवान के हवाले से छोड़ जाते हैं कि राजकुमार जी की आंखों में क्या, उनके मन में क्या, ये सारी बातें हैं समाज को हाँ लेके। सर, एक 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 चीज और मैं कहना चाहूंगा सर। हाँ कहिए राजकुमार जी। सर जब समाज में जब लोग वहाँ जुटते हैं ना, जी तो मैंने ये देखा है कि लोग कहते हैं कि अरे और जन को जोड़ो, और जन को जोड़ो। जी ठीक है, जी लेकिन जो लोग कहते हैं कि और लोगों को जोड़ो, और लोगों को जोड़ो, वो कभी अपने फैमिली को लेके नहीं आते। फैमिली मतलब अपने बच्चों को बच्चों को, अपनी पत्नी को लेके कभी नहीं आते हैं। कभी नहीं आते। बिल्कुल ठीक है। सच बात है। अरे जब आप अपने बच्चों को लेके आओगे तब मैं अपने बच्चों को लेके आऊंगा ना। जी जी आप मुझे कह रहे हो कि सबको आना चाहिए, जुड़ना चाहिए, पहले आप शुरुआत तो करो। जी, मतलब ऐसा हो गया कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। हाँ। अच्छा, 500 आदमी, 700 आदमी, 1000 आदमी लकदक कार्यक्रम में शादियां करते हैं, तब तो लेके जाते हैं परिवार को, पत्नी को, हाँ, तब बच्चों को। सब लेके जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जहां विचार मिल रहा है, जहां संस्कार मिल रहा है, वहाँ नहीं ले जाएंगे। वहां पत्नी और बच्चों को नहीं ले जाएंगे। फिर विचार नहीं। कैसे मिलेंगे और संस्कार कैसे मिलेंगे। ये कैसे तो कोई मिलेंगे सर? प्रसाद नहीं है कि ले जाकर के घर में दे दिया और पा गए। ना ना ना। तो ये भी आप चाहते हैं कि लोग कार्यक्रमों में जाएं, अगर पाल समाज के, तो अपने परिवार के साथ जाएं, बच्चों के साथ भी हाँ, जाएं और पत्नी को भी साथ लाएं। उन बच्चों को बताना जरूरी है सर। आज तो न्यूक्लियर फैमिली लोग जो है अपने भाई को, अपने चाचा को नहीं पहचानते हैं। जी अगर मेहमान अगर आके हॉल में बैठे हैं ना, तो बच्चा बेडरूम में बैठा होता है। जी ये ऐसे संस्कार आ गए हैं, तो कहाँ से हम कैसे एकजुट होंगे। जी, मतलब दूरियां बढ़ती जा रही हैं। दूरियां बढ़ती जा रही हैं सर। ये दूरियां भले घर से बढ़ रही हैं, लेकिन आगे चल के वही दूरियां खाई में बदल जा रही हैं। बढ़ जा रही है सर। जोड़ने का और दिल का कनेक्शन जो है नवयुवकों का समाज के प्रति आकर्षित करने का, वो नहीं हो रहा है, वो होता नहीं दिख रहा है राजकुमार जी को। नहीं 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 सर। अगर वही मैं अपने बच्चों को अगर मैं लेके आऊंगा, तो वो बच्चे जब देखेंगे कि नहीं और भी समाज के लोग हैं और भी, तो वो एक दूसरे से जुड़ेंगे। उनके भी एक आइडिया आएंगे, उनको भी कुछ करने का एक मौका मिलेगा, उत्साह जगेगा। जी, वो उत्साह जगाना जरूरी है। राजकुमार जी, आशा करता हूं कि आगे किसी भी कार्यक्रम में जब आप मिलेंगे तो आप अपने पत्नी और बच्चों के साथ मिलेंगे। जरूर सर। राजकुमार जी, अब मैं अपनी बातचीत के अगले पड़ाव पर चलता हूं, हाँ। जिसमें राजनीति जुड़ी हुई है। हर तरक्की के पीछे राजनीतिक दर्शन होता ही होता है, चाहे वो देश हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो जनपद हो, जिस स्तर पर भी हो। अगर प्रशासनिक विंग है तो राजनीतिक विंग भी है। हाँ जी। तो राजनीतिक विंग में, इस क्षेत्र में बिरादरी कैसे आगे बढ़े, कोई सपना आपकी आंखों में? सर, जब तक राजनीति में नहीं आएंगे तब तक तरक्की नहीं होगा। जी क्योंकि डिसीजन मेकिंग तो वहीं चालू होता है सर। जी। हम यहाँ से कितना भी चिल्लाएं, जी बट फैसला वहीं पे होता है। जी। जब तक वहाँ नहीं पहुँचेंगे, और मतलब आप ये मानते हैं ना कि अधिक से अधिक प्रधान, अधिक से अधिक जिला पंचायत, अधिक से अधिक ब्लॉक प्रमुख, अधिक से अधिक नगर सेवक, अधिक से अधिक विधायक, ये सब बनाने पड़ेंगे। ये एक दिन में नहीं गढ़े जाते। नहीं नहीं सर, इसके लिए बनाने पड़ेंगे। इसके लिए राजनीतिक दल चाहिए राजकुमार जी। हाँ जी। इसके लिए राजनीतिक दल चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी आंखों में कहीं कोई राजनीतिक दल दिखता है? हाँ जी सर। आपका प्रदेश, ये महाराष्ट्र, जिस कर्मभूमि जो आपकी तो जन्मभूमि भी खैर यही प्रदेश है। हाँ। इसी प्रदेश हाँ में राष्ट्रीय समाज पक्ष की स्थापना स्वर्गीय कांसीराम के चेले महादेव जानकर ने करी, और व्रत लिया महादेव जानकर ने कि आजीवन घर नहीं जाऊंगा,
विवाह नहीं करूंगा, रिश्तेदारियां नहीं निभाऊंगा। हाँ जी। अब राजकुमार जी, आप देखिए कि महादेव जानकर एक सामाजिक संगठन चला रहे थे अपने शुरुआती दिनों में, जब वो गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर बन के निकले। तो बाद में उन्होंने उसे राजनीतिक दल बनाया, और राजनीतिक दल बनाने के बाद वो पिछला जो टर्म गया सरकार का, उसमें वो कैबिनेट मिनिस्टर तक पहुंचे थे। हाँ तो जी। ये तपस्या से ही एक योगी ने सफलता पाई ना, धनगर माँ के बेटे ने सफलता पाई, गडरिया के बेटे ने सफलता पाई। तो ये इतने साल की तपस्या के बाद ये जनता के रसायन से नेता बना ना। हाँ जी। तो क्या इस पताका को लेकर के पूरे राष्ट्र में शेफर्ड कम्युनिटी को इकट्ठा नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं सर, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हम एकजुट होकर जब जुड़ेंगे तो क्यों नहीं होगा। तो ये एक अकेला जानकर की आंखों में ही सपना पलेगा तो भला होगा, या आप जैसे नौजवानों की आंखों में भी ये सपना होना चाहिए? नहीं सर, सपना है हमारी आंखों में। फिर साकार कैसे होगा? साकार करेंगे सर, साकार करेंगे। उसी लिए तो मेरा ये जो बीड़ा है एकजुट होने का, परिवार को सामने लाने का, यही है कि हमको पूरे परिवार का स्ट्रेंथ चाहिए इसके अंदर जी। हम इसको परिवार की, मतलब ये हमारे परिवार की तरह देख रहे हैं इसे जी। मैं ये नहीं कहता कि हाँ, अगर पिछले गत कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि मैं बड़ा विरोधी था, मेरे भी विचार बहुत अलग थे। मैंने देखा कि एक आपके सिराजे हिंद जौनपुर का ही एक लड़का जो कभी बजाज में काम करता था, कुमार सुशील नाम है उसका। अच्छा। वो व्यक्ति महादेव जानकर से जुड़ने के बाद अपनी नौकरी को ठोकर मार दिया। कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा व्यक्ति, और जानकर के साथ जुड़ के मैं देख रहा हूं कि उत्तर भारत का झंझावात दौरा किया है। हालांकि विचारों से मैं कुमार सुशील से भिन्न हूं कुछ मामलों में, लेकिन तारीफ भी की जानी चाहिए अगर दिखता हो कि यहां से तरक्की हो सकती है। तो राष्ट्रीय समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली ले जाने का काम, जानकर के कंधे को मजबूत करने का काम कुमार सुशील ने किया। तो क्या बिरादरी को प्रदेश में इस राष्ट्रीय समाज पक्ष के साथ खड़ा हो जाए तो बड़ा राजनीतिक लाभ मिल सकता है। राजकुमार जी, क्या आप भी देख जान पा रहे हैं? सर जरूर मिलेगा, तो फिर जरूर मिलेगा सर। तो फिर इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए? सर कदम यही है कि हमको एकजुट होके जो है ना जी, जो अलग अलग, अभी जैसे हमारे पाल समाज में ही अगर देखा जाए, जी, अलग अलग पाल समाज हैं हमारे। अभी एक और एक जने किसी ने बनाया है पार्टी, एक शायद बाबूराम पाल जी हैं। जी, जी। ये ऐसा ही होता रहा। जब जब कुछ बढ़िया प्रयोग हुआ है तो कोई ना कोई ऐसा जिन आ जाता है जो समाज का नुकसान कर देता है। एक जमाने में कानपुर से राजा रामपाल ने भी एक दल बनाया था, हाँ जी, सर्वोदय क्रांति पार्टी। जब वो दल उठने लगा तो कुछ ऐसे और एक्सपायरी डेट की दवाइयां आ गई और उस दल का सत्यानाश हो गया, और वापस राजा राम जी का राजनीतिक महत्वाकांक्षा का सपना ही रह गया, पूरा नहीं हुआ। हाँ जी। अब जब एक राजनीतिक दल एक राज्य में, आपके गडरिया समाज के बेटे का दल एक राज्य में मॉडल दे चुका है कि मैं सरकार में कैसे शामिल हुआ जाता है और कैसे अपना वर्चस्व बनाया जाता है, तब जब प्रैक्टिकल में आप पास हो गए, ये दवा जो मान लिया गया कि ये कोरोना में ये दवा काम करेगी, तो फिर क्या वो दवा को कोरोना में देना चाहिए कि उसके लिए भी अब वापस से नया तामझाम करना चाहिए? नहीं, वही तो सर वही तो सोच है ना कि अगर जो सक्सेसफुल दवा है अगर हम उसको दें तो कोरोना कम होगा, ना कि हम नया आज कुआं खोदे आज पानी पिए। हाँ, तो यहाँ तो आज कुआं खोने आज पानी पिए, ऐसी स्थिति में समाज को ला दिया जा रहा है। तो इससे भी समाज को बचने की आवश्यकता है ना। बहुत जरूरी है सर। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ सर कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम
सर मैं आपको अभी जैसे जब गरजे समाज की बात हो रही है तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जी ठीक दीजिए है दीजिए। कि 100 बोलो ना 100 भेड़ अगर साथ में रहती है ना, जी तो एक भेड़ जहाँ जाएगी बाकी सब भेड़ें वहां जाती हैं। जी ठीक है, जी एक भेड़ जो जाती है जी तो बाकी सब भेड़ वहीं जाती है। अगर एक गिर रही है तो बाकी सभी गिर जाएंगे। जी ये हमारे भेड़ का ये है। लेकिन उसी 100 भेड़ में 2 भेड़ा ऐसे होते हैं ना जो दिन भर साथ में घूमेंगे, लेकिन जब लड़ने लगते हैं ना जी तो ऐसा लड़ते हैं कि एक मर ही जाता है। एक मर ही जाता है। बिल्कुल आपने सही उदाहरण दिया है राजकुमार जी। हाँ तो ये जो मजबूत भेड़ा है महादेव जानकर के रूप में जो दिख रहा है, ये क्यों हम भेड़ा जो है ना, लड़े क्यों आपस में? जी ये भेड़ा जो है लगता है कि कारगर भेड़ा है, और राजनीतिक सपना अगर समाज देख रहा है तो इस भेड़े का जो है वंश बढ़ाना पड़ेगा। क्यों हम क्यों अलग अलग बना के हम क्यों क्या साबित करना चाहते हैं? मतलब मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि लक्ष्य क्या है। अगर लक्ष्य है कहीं पहुंचने का, ठीक है, अपने अहंकार की बस एक छोटे से समय के लिए पूर्ति मात्र, और कुछ नहीं दिखता चौकीदार को। जो इस तरह का काम लोग कर रहे हैं और कुछ उनका नहीं है, उनके अंदर महत्वाकांक्षा नाम की चीज भी नहीं है सिवाय अहंकार के। और अहंकार में आप जानते हैं कि अहंकार में काम नहीं होता, सिवाय काम में रोड़ा अटकता है। अहंकार तो सर रावण को नहीं छोड़ा, तो हम तो इंसान हैं। तो माननीय राजकुमार जी आप आए, आपके विचारों से हमारे गडरिया समाज के लोग लाभान्वित होंगे। आपने ढेर सारा प्रयोग अपने जीवन में किया है, नौजवान हैं आप, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं चौकीदार नामा पर आने के लिए। तो मित्रों ये थे राजकुमार पाल जी, जिनकी आंखों में और सांसों में सिवाय गडरिया समाज और समाज अन्य समाज इन सब एक इंसान इनकी आंखों में दिखता है, और वो पाल करके ये सपना ले करके ये चल रहे हैं। तो आपको अगर चौकीदार नामा अच्छा लगे तो अपने 2-4 मित्रों को शेयर कर दीजिए और अपने घर में बच्चों को सुनाइए। इससे इन विचारों से लोग लाभान्वित होंगे और नया नया सपना अपनी आंखों में देखेंगे। इसके लिए आप पहचाननामा न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और डिजिटल इंडिया पर जितना इसको लोगों को भेज सकते हैं उतना भेजिए। ये सिवाय विकास के और कुछ नहीं है, विकास का यही मॉडल है, संवाद का मॉडल। तो राजकुमार जी जाते जाते आपको बोलता हूं जय हिंद। जय हिंद सर।